मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये सेकेंड ईयर है जब मैं शूरवीर अवार्ड्स में आई कुड बी पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज़ रियली वंडरफुल, क्योंकि हम एक्चुअली जो शूरवीर हैं और जो वीर हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं और उनकी एक्चुअली इन अ वे उन्हें थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतना कुछ किया है। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए, क्योंकि जब वो अपने आसपास इतने शूरवीर टाइप और इतने अच्छे लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं या किसी ना किसी फील्ड में किसी तरीके से उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो हमारी लाइक जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, उनको इंस्पायर करती हैं कि वो और अच्छा काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये रहेगा कि हाँ कभी हम भी वी विल ऑल्सो बी अवॉर्डेड फॉर इट। सो आई थिंक इट्स ग्रेट इनिशिएटिव। आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, किसी को जानना चाहूँगा ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सक्सेसफुल हो जाए, कभी हार सी ऐसा कोई मंत्र नहीं है सक्सेसफुल होने का, बट डेफिनेटली आई बिलीव कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप वो एक स्टेप भी नहीं ले पाएंगे। सो आई थिंक कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। आप हिम्मत मत हारिए, आपको पता है कि आप कुछ अच्छा करते हैं या कर सकती हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो करिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए एंड आई एम श्योर कि आप यू विल समडे रीच द प्लेस वेयर यू वांट टू रीच। येस, काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी हैं, आई कैन टॉक मच अबाउट इट, बट येस बाय द एंड ऑफ द ईयर आप मुझे काफ़ी कुछ देखेंगे, काफ़ी जगहों पे देखेंगे। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट मिस्टर अनिल जी फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज इतने ग्रैंड वे में इसे करना और सबको जो मतलब जो हम कहते हैं शूरवीर हैं उनको ढूंढ कर लेकर आना, उनको अवार्ड करना, इट्स अ बिग थिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज़ रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे कोई इवेंट्स सक्सेसफुल जा रहे हैं, पोजीशन सक्सेसफुल जा रहे हैं। एक सोच थी हमारी कि उन लोगों को एक प्रॉपर मंच दिया जाए जिन्होंने आज देश के लिए या समाज के लिए अपने आप में कुछ बड़ा काम किया। आज आप जब ये शो देखेंगे, प्रोबेबली कोशिश देखिए, हर आदमी कोशिश करता है एक शो करने के बाद कि जो उसका अगला एडिशन हो कुछ उससे बेहतर हो। हमने कोशिश की है, कुछ और सितारों को उस तरीके से निखारा है, उनको ढूंढा है, तराशा है उनको कि भाई आज आवाम को पता चले कि आज किस तरीके के लोग हिंदुस्तान में हैं और आज उन वी कॉल देम द अनसंग हीरोज़ ऑफ लाइफ, जिन्होंने समाज के लिए कोई ऐसा काम किया विच हैज़ गॉन अननोटिस्ड। उनको हमने कोशिश की है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उनके बारे में बात किया जाए, आवाम को बोला जाए और उनको परिचित किया जाए कि यस दीज आर आवर स्टार्स ऑफ लाइफ। क्या ये हर फील्ड से है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया है? डेफिनेटली, मैं शायद अगर प्रिसाइजली कहूँ बॉलीवुड को छोड़ के सब कुछ है इसमें। बॉलीवुड को छोड़ के कुछ नाम बताना चाहिए, जैसे दलबीर कौर का भी इनमें नाम है। दलबीर जी हैं। देखिए, आज दलबीर जी इज़ नॉट अबाउट बॉलीवुड अगेन। दलबीर जी ने जो एक अपने आप में एक जंग लड़ी उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए, भाई को वहाँ से निकालने के लिए, वो सराहना करने वाली बात थी। आज उस मतलब सल्यूट मतलब उस जज्बे को सलाम करता हूँ मैं। आज अगर मैं बोलता हूँ वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वो एक यूनिक एग्जाम्पल है जिन्होंने अकेले अपने दम पे, अपने बलबूते सिस्टम से लड़कर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। इस बार क्या नया कर देखने मिलेगा, नया कुछ कंसर्न किया आपने? देखिए, नया हर चीज़ नहीं है मेरे लिए, तो मैं रोज़ सीख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे एक अनोखा एग्ज़ाम्पल है मड़ाई लाइन।
एक बीच, आज हम सब जाते हैं, हर आम आदमी बीच पे जाता है, लेकिन हर बीच पे एक लाइफ गार्ड तैनात है। उस लाइफ गार्ड के बारे में हम क्या सोचते हैं? आज ऐसे एक शख्स को हमने यहाँ बुलाया है जिन्होंने अपने कार्यकाल में, जब आज ही इज़ नाउ रिटायर्ड, बट उनको रिटायरमेंट के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिला है कि उन्होंने 407 जानें बचाई। वो अपने आप एक कीर्तिमान है। देखिए, एक जान के पीछे कितने लोग जुड़े होते हैं, और 407 जान बचाना, इट्स लाइक अपने आप को झोंकना उस आग में। आज जब वो उस पानी में जब कूदता है वो आदमी, उसको भी नहीं पता वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो एक जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए कर गुजरने का कुछ। सर, इन शूरवीरों को खोजने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत बड़ा टास्क है। मैं छोटा मुँह बड़ी बात लगेगी आपको, लेकिन उनको पहले तो ढूंढना, फिर उनके वहाँ पहुँचना, और उनको फिर समझाना, उनको कोशिश करके उनको उस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप कुछ हैं, आपने कुछ ऐसा किया है जो आज समाज को बताना ज़रूरी है। वो सबसे बड़ा कठिन टास्क है कि उनको कैसे समझाएं, और फिर ये उनको बतलाना कि भाई मैं एक आम आदमी हूँ आपकी तरह, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं आगे लेके बढ़ूँ। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लास्ट ईयर द सेम, इस साल भी काफ़ी कठिनाई आई, शायद पिछले साल से कम आई। मुझे लगता है आने वाले सालों में शायद ये कठिनाई का जो इशू है कि भाई एक को में जो समझाना पड़ता है, शायद वो निकल जाए। अनिल जी, आपने जो इनिशिएटिव लिया है हम काफ़ी सराहना करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह जारी रखेंगे। दोस्तों जी, 100% मेरे पेरिफेरी में जो कुछ होगा मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स।
I mean, it's been a pleasure and honor to be with you on stage again. It's been my pleasure being with her here. So tell me अभी कि इस टाइम शूरवीर अवार्ड में नया क्या है? Now, when we talk शूरवीर और नया क्या है, यार वीरता के लिए नया क्या चाहिए आपको? It has to be something which is fantastic, which is being done amazingly by a common man. Trust me, it is all about a common man who has done something for the society at large and which needs to be acknowledged, which has gone unnoticed, the unsung heroes of our lives. That is all probably I could answer to you. But we've heard also that there's something different that you're doing this year, besides the trophy. अनिल जी, different क्या है ये टाइम? ये टाइम different क्या है? I want to hear it from you. पिछले साल भी इनके साथ खड़ा था, आज फिर खड़ा हूँ. I think itni sara, he's been running around so much throughout the day, trying to put everything into place. Even before the show could start, he was like on his toes. I'm so sorry, Sachin ji. Yeah, I got you, what you're talking about. पिछले साल हमने ट्रॉफीज क्रिएट की थी. इस साल कुछ और थोड़ा सा उसमें चेंज किया है. We have brought in some medals this year. I don't know whether she's pulling my legs for that. No, I am not. In fact, आपने last time मुझे medal नहीं दिया था और ये टाइम मुझे medal चाहिए. मुझे देखना है. So, उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं. Exactly, yeah. Yeah. Can we have the trophy and the medal unveiling? Can we also request Seema ji? आपके हाथों से unveiling हो trophy और medal की इस साल के. Let's have a huge round of applause. But I'm very happy that I got it this year. I mean, Seema, we hope that you keep getting it year on year and keep contributing to society, and thank you so much for that. Definitely, yes. A picture moment, please. And at this moment, a few words from. I'm overwhelmed. I have no words to speak right now. I'm a bit emotional guy. I'm really attached to my elder brother. And when I see his scaling, his graph going up, it gives me immense pleasure. Believe me. आप सब यहाँ आए हैं, शुक्रिया आप लोगों का. मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा शूरवीर के बारे में, they are all unsung heroes out here. And I think हर इंसान में एक हीरो है, बस एक तलाश की जरूरत है हमें, और कुछ नहीं है. किसी ने मुझे कहा कि एटीट्यूड सब में रहता है, बट हाउ डू वी रियली ओवरकम दैट? तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई अगर तो सब में रहती है, पर छूता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है. तो मेरे बड़े भाई साहब ऐसे हैं. He takes care of the family and everybody. He's a pillar strength, and I'm really blessed to be a younger brother to him and a part of the family. Thank you so much. Genuine words from the brother. And I'm very proud that I'm standing with both brothers here. And and you guys took the stage again, called me again, and bring me on the stage. We will keep doing this every year for you. So you guys, please don't forget my face. So next year, thank you. First the hair and then the face. We love your hair. Anil ji, a few words from your side, please. Thank you, Seema. Thank you. दोस्तों, शुक्रिया आप सभी का भी कि आप लोग यहाँ आए, अपना वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को सराहने का हमें मौका दिया. ये शाम हमारे लिए एक अच्छा मौका है आप सभी को सलाम करने का. अपने देश में
हर सुबह सुनहरी बनाने के लिए लोग काफ़ी बलिदान देते हैं। हर एक इंसान अपने काम में इस देश को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई परफॉर्मर हो, आर्टिस्ट हो, खिलाड़ी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई एक नुक्कड़ पे ठेले वाला हो। मैं मानव जाति को 4 टिपिकल जानवरों से जोड़ने की कोशिश की मैंने। आई डोंट नो वेदर यू गाइस एग्री ऑन दिस। जो यहाँ एक इंसान बैठे हैं जिन्होंने मुझे इसके बारे में जिक्र किया, उनके नाम जरूर दूंगा बाद में। There are 4 types of animals, or where human life is probably correlated. The first, जो बिलीव करते हैं ना लेने में ना देने में। Probably you will agree, मैं यहाँ स्पैरोज का जिक्र कर रहा हूँ, चिड़िया का। चिड़िया एक ऐसी चीज है जो ना लेती है ना देती है। तो आप लोग सक्षम हैं इस बात से? यस और नो? अरे यार कुछ तो बोलो, फिर कपड़े दूसरा हो गए। दूसरा, जो बिलीव करते हैं लेने में भी और देने में भी, हमारी गौ माता, जिन्हें हम चारा देते हैं और उनसे दूध लेते हैं। तीसरा दोस्तों, इंसानी फितरत सिर्फ लेने की। यहां पे उदाहरण दूंगा मच्छर और खटमल का, वो सिर्फ खून चूसते हैं अपना। चौथा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो सिर्फ देने में बिलीव करते हैं। उदाहरण है मधुमक्खी का। आप देखिए, मधुमक्खियां अपना छाता लगाती हैं और इंसानी फितरत वो हम हमसे जरूर तोड़ते हैं, लेकिन वो अपना हनी वहीं छोड़ जाती हैं। लाइकवाइज यही उदाहरण है मधुमक्खियों का, जो इन अनसंग हीरोज का है। इन्होंने सिर्फ दिया है समाज को, समाज से दिया कुछ नहीं है। दोस्तों, अवार्ड्स नाइट, इट्स सच ए सिंपल थॉट कि एक अवार्ड नाइट करनी है, आपने कर ली, आप आए, आपने देखा, भूल गए। बट इसमें जो कठिनाइयाँ, जो काम करना पड़ता है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो काम है, ट्रस्ट मी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें पूरा हाथ मेरे भाई का भी है, जिन्होंने बड़े आराम से मेरा नाम दे दिया कि मैं सब कुछ करता हूँ। नहीं, ही इज इक्वल पार्ट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम हिम, द टीम, द एंटायर टीम विच वर्क्स विथ यू, ट्रस्ट मी, without a team you just can't deliver. I would really want to name those faces who have worked with me for this, to make this dream successful. If they are right here, I would definitely want them one by one to either stand up or come on the dais. I'm talking about Mr. Abhijit here. Abhijit, are you there? Mr. Satish.
आज खड़ा किया है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अनिल मुरारका सर की और यहाँ एम्पल मिशन की, जिन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे यहाँ पे इतनी बड़ी जगह पर करेज किया, और तमाम लोगों को करेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अल्लाह इनकी ऐसी मदद करे। आमीन। मैं दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर रुके, क्योंकि जिस एवी पर हमने भी काम किया आपके लिए खास, definitely a must see the work and the contribution she's done to the society. So can we now have the audio visual, and I request you to please step aside. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे दोनों पैर आर्टिफिशियल हैं। मैंने अपने दोनों पैर एक ट्रेन हादसे में खो दिए थे। मैंने 10th अपना स्कोर किया था 92% से, एंड मैंने पूरे अपने एरिया में टॉप किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने 11th में एडमिशन लिया, 11th साइंस। मुझे डॉक्टर बनना था, जिसके लिए मुझे साइंस स्ट्रीम लेना पड़ा, और मेरी कॉलेज जोगेश्वरी से बैंड्रा में थी, जिसके लिए मुझे रोज़ ट्रैवल करना पड़ता था बाय ट्रेन। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर थे 11th स्टैंडर्ड में, एंड आई वॉज रिटर्निंग टू माई होम, और उसी ट्रेन से मैंने अपना बोरी वाली ट्रेन पकड़ी 12 डब्बों की। फर्स्ट डब्बे में मैं थी, और 7 अक्टूबर 2008 इस डेट को करीबन 10 बजे मैं जब रिटर्न आ रही थी ट्रेन से, 10 बजे के दौरान मैं ट्रेन से गिर गई लोगों की धक्कों की वजह से, और जिस ट्रेन में मैं थी उसी ट्रेन से मेरे दोनों पैर कट गए। आई वॉज ऑन ट्रैक 45 मिनट, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, सब लोगों से अपने घर पर कॉल करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, बट किसी ने कॉल नहीं किया। और आफ्टर 45 मिनट एक शख्स आते हैं, वो मेरे घर पर कॉल करते हैं, और उसके बाद मुझे रेलवे वर्कर्स की हेल्प मिलती है और मुझे कूपर लेके जाया जाता है। कूपर हॉस्पिटल में भी उनका ओटी स्ट्राइक होता है, और ओटी स्ट्राइक की डिले की वजह से मैं दोपहर में कूपर हॉस्पिटल जाती हूँ और शाम तक मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट लेग जो है गैंग्रीन होने की वजह से ऊपर से काटना पड़ा उसे। तो आफ्टर दैट उसी शाम मेरे घर वालों की बहुत रिक्वेस्ट से उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया, और फाइनली मैं मिलत हॉस्पिटल में ट्रीट हुई। और उस वक्त आप सब इमेजिन कीजिए, आई वॉज 16 ईयर ओल्ड। मैं 16 साल की थी जब मैंने अपने दोनों पैर खो दिए, और मैं जब ट्रैक पे पड़ी थी तो आई वॉज फुली कॉन्शियस। मैंने देखा मेरा एक पैर कटा हुआ है, और मैं वहाँ पे लोगों से हेल्प मांग रही थी, और मुझे पूरा पता था कि मेरा एक पैर कट गया, बट एक पैर के बारे में मुझे नहीं पता था। और लोग जो मुझे देखने आते थे हॉस्पिटल में, वो तमाम लोग यही कहते थे कि एक लड़की जात है, फ्यूचर खराब हो गया है, इसका कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा के ऊपर पड़ी रहेगी, बेड रिडन रहेगी। वो तमाम बातें सुनकर मैं इतनी निराश हो जाती थी, इतनी डिसअपॉइंट हो जाती थी अपनी लाइफ से, कि सीरियसली मैं क्यों जिंदा हूँ जब मेरे दो पैर ही नहीं रहे, और मुझे तभी चलना नहीं आता था विदाउट लेग्स की लोग कैसे चलते हैं। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने डॉक्टर की हेल्प से, फैमिली की हेल्प से, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की मेरी, और उसके बाद मैंने अपने विदाउट लेग चलना शुरू किया अपने हाथों से। और आफ्टर मैंने व्हील चेयर पे ही अपना 11th एग्ज़ाम दिया, और 11th एग्ज़ाम क्लियर करके आफ्टर मिड 12th में मैंने अपना आर्टिफिशियल लेग लगाया। और आर्टिफिशियल लेग के साथ जब मैंने पहला वॉक लिया तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि सीरियसली मैं नॉर्मल लोगों की तरह वापस ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मेरी फैमिली मुझे एक्सीडेंट के वक्त कहा करती थी कि नहीं तुम नॉर्मल लाइफ जियोगी, तुम्हारे पास दोनों पैर वापस से आ जाएंगे, तब मुझे बातें झूठी लगा करती थी। लेकिन आफ्टर माई आर्टिफिशियल लिम्ब मुझे इतना यकीन हो गया कि मैं अभी वॉक कर सकती हूँ, मैं भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। और उसके बाद मैंने अपना 12th एग्ज़ाम क्लियर किया। 12th में मैंने 75 मार्क्स स्कोर किए, और फिर मुझे सीटी दिया मैंने। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैंने 3rd पोजीशन ली ऑल ओवर महाराष्ट्र। इतना कुछ करने के बाद
मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई कि मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मेडिकल का एक रूल होता है, अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 to 70% है तो ही आप एलिजिबल हो मेडिकल एडमिशन के लिए, और मेरा क्राइटेरिया था 88%। तो हमारे मेडिकल में एडमिशन करने के लिए पहले ऑल फिजिकल हैंडीकेप स्टूडेंट की काउंसलिंग होती है, मेरी भी काउंसलिंग हुई, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है हमारा। उस एग्जामिनेशन में हमें डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसाइड करते हैं। मेरा परसेंटेज उन्होंने 88% दिया, तो उसी शाम मुझे उन्होंने ना कह दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल एडमिशन। तो ऑन दैट मोमेंट मैं इतनी सदमे में चली गई कि मैंने इतना कुछ किया, मेरी फैमिली ने इतना कुछ किया, मैंने ये सब पढ़ाई की, मैंने अपने सारे जितनी भी मेरी डिसेबिलिटीज थी उसको साइड में रख के इतना कोशिश की, और इस मौके पर इस मोमेंट पे मुझे ना बोल रहे हैं। तो मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने मुझे एक आखिरी उम्मीद बताई कि आप हाई कोर्ट में जाओ। ये एक सिंपल काम के लिए मुझे हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जो लोग पढ़ के, हम अब बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ाई अच्छी करो तो आप मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे फाइट करना पड़ा मेडिकल में एडमिशन के लिए, और मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में मेरा एक आखिरी उम्मीद थी, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद थी कि वो मेरा, अगर मेरे नसीब में है डॉक्टर बनना तो मुझे हाई कोर्ट से मिल जाएगा। और मैं हाई कोर्ट गई, वहाँ मुझे एडवोकेट बीपी पाटिल सर मिले। वहाँ पे मेरा केस 1.5 महीने चला, और उन 1.5 महीनों में मैंने वापस से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। मोहित शाह चीफ जस्टिस सर, उन्होंने वो भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने मेरे पास स्टडी रिकॉर्ड्स देखे, उन सब में मेरा फर्स्ट डिवीजन था। वो सब चेक करके उन्होंने फाइनली 1.5 महीने बाद ऑर्डर दे दिया कि इस बच्ची को मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए। तो मैं 2 महीने लेट थी मेडिकल में एडमिशन के लिए, और मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं मेडिकल में एडमिशन का। मेरी ना मम्मी की तरफ से कोई डॉक्टर है, ना पापा की तरफ से है। तो मैं पहली डॉक्टर हूँ अपनी ऑल ओवर फैमिली में, और कोई भी मेरा फैमिली बैकग्राउंड गाइड नहीं था। मैं इतनी डरी हुई थी, और ऑलरेडी 2 महीने लेट थी, और मैंने उर्दू मीडियम से अपना SSC क्लियर किया। और मेरे जो काउंसलिंग में डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बातों पर गौर कराया था कि आपकी जो प्री काउंसलिंग होती है, तो आपकी जैसे बच्चों को हमने 2-3 बार अप्रूव किया। तो मेडिकल की पढ़ाई एक तो बहुत हेक्टिक होती है, और उनका पासिंग क्राइटेरिया भी ज़्यादा होता है 50%, तो आप कोप अप नहीं कर पाओगे। उन्होंने काउंसलिंग में बहुत सारी बातें बताई थी, जिसे सोचकर एक बार मैंने भी इरादा कर लिया था कि मुझे नहीं करना है मेडिकल, क्योंकि बहुत हेक्टिक है, मुझसे नहीं होगा। मैं कुछ भी BSc कर लूँगी, कोई ऑफिस जॉब कर लूँगी। बट मम्मी ने मुझे सहारा दिया। मम्मी ने कहा, अगर तुमने अभी हाई कोर्ट में जब अपील की है तो यू शुड गो अहेड। तो मैं आगे गई, मुझे ऑर्डर मिला और मैंने किया। और जब मैंने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास से पास किया मेडिकल एग्ज़ाम, तो मैं इतनी खुश हो गई, और मेरा यकीन अल्लाह पे और बढ़ गया कि मैं सीरियसली कर सकती हूँ। और मैंने सेकेंड ईयर में डिस्टिंक्शन लिया, थर्ड ईयर में फर्स्ट क्लास, और फाइनली अभी फेब में मेरा रिजल्ट आया फाइनल ईयर MBBS का। मैंने स्कोर किया 64% विद फर्स्ट क्लास। हॉस्पिटल, और मैंने अपना पूरा MBBS कोर्स भी KEM हॉस्पिटल किया। और KEM हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल एंड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया। और ये मुझे अवार्ड मिला है, मैं इसे डेडिकेट करना चाहूँगी मेरे मॉम और डैड को, जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच रोशन। एक बड़ा सलाम माता पिता को भी। माइक लेने से पहले रोशन ने कहा कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो मैं बंद नहीं करूंगी। सच में मैंने कहा जी खोल कर बोलो, क्योंकि आज उसके बोलने के बाद मैं कहूँगा एक सीख मिली है हमें कि हम छोटी छोटी घटनाओं की वजह से, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम रोते रहते हैं जिंदगी में, ये नहीं है वो नहीं है, पर इतनी कठिनाइयों के बाद आज वो डॉक्टर रोशन जहां शेख है और एक मिसाल है सभी के लिए। Congratulations. Moving on to the second Shurveer Award. काफी मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद ये जनाब अपनी ये पिछला जो फर्स्ट इंटरव्यूशन था मैं किसी वजह से नहीं आ पाई थी, तो आज पहली बार मैंने इस शो का जो फर्स्ट अवार्डी था उसी की कहानी सुन के मैं
बहुत ही इमोशनली मूव हो गए। आई थिंक हमारी लाइफ में लोगों के पास कितनी दिक्कतें सामने आती हैं और वो ओवरकम करते हैं। खुद के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ होते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल इश्यूज़ होते हैं, कई बार गवर्नमेंट के साथ झगड़े होते हैं, कई बार जैसे आई थिंक सरबजीत की सिस्टर भी शायद यहाँ पे हमको भी अवार्ड मिल रहा है, कई बार दूसरी देश की गवर्नमेंट से लड़ाई होती है। तो मुझे लगता है कि इंसान में अगर हिम्मत हो और ये सब चीज़ों को वो ओवरकम करे तो उसके उस एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करना और उन जैसे लोगों दूसरे लोगों को हिम्मत देना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो चलती है हम मिसाल बन सकते हैं दूसरों के लिए और उस मिसाल से हम उन्हें भी हिम्मत दे सकते हैं, क्योंकि पूरी स्मूथ ज़िंदगी तो किसी की भी नहीं होती। हर की ज़िंदगी में कोई ना कोई कठिनाई होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे फिज़िकल हो। तो उन सब चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम में हिम्मत हो। तो यही जो वीरता के अवार्ड्स हैं, शूरवीर अवार्ड्स, आई थिंक ये लोगों को प्रेरित करेंगे, उन्हें इंकरेज करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इसको देखें और इससे इंस्पायर हों। थैंक यू। पूरा एक सोलो पिक्चर
tennis is so much that now I'm fully dedicated to it, and maybe I don't think about anything else except for the TT racket and the ball. And to achieve my aim that I want to, I really feel that I have to learn a lot and always stay humble. And I would like to thank my coach Sachin Shetty for all that he's done for me, my parents and all my family for supporting me all the time. I would also like to thank OGQ for having faith in me, and my school, Arya Vidya Mandir, Bandravas, and my principal, Mrs. Jyoti Kumar. She just told me that focus on your table tennis, don't worry about studies. And with that, I'm able to focus entirely on table tennis and not worry about studies. So, and I would also like to thank Ample Mission for considering me this award. This will encourage me for my future. So, thanks a lot. एम्पल मिशन, मुरारका फैमिली और प्रसाद जी, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस अवार्ड के लिए हमें चुना है। ब्रोरी का अवार्ड है, इसलिए मेरे वाइफ के ब्रोरी का स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे जैसे आदमी से जो जंगल में रहता है उसके साथ शादी करना है बहुत बड़ा ब्रोरी का, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था मेडिकल कॉलेज में। दूसरी स्टोरी मुझे याद आई, करीबन 5 साल पहले की बात है। हमारे ट्रस्ट ने कुपोषण और बाल मृत्यु की सच्चाई लाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। करीबन सरकारी रिकॉर्ड्स जो थे उससे करीबन 5 टाइम्स ज़्यादा माल न्यूट्रिशन और करीबन 3 टाइम्स ज़्यादा चाइल्ड डेथ्स मेलघाट में होते हैं। और हमने काफ़ी कोशिश की, लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, हाई कोर्ट में भी गए, PIL हमने दर्ज किया मुंबई हाई कोर्ट में कि कुपोषण की और बाल मृत्यु की सच्चाई सामने आए दुनिया के लिए। उसके लिए बहुत बड़ा कर्जा हमें चुकाना पड़ा। 2 बार सरकार ने और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने मुझे जेल भेजने की पूरी कोशिश की। एक बार एट्रोसिटी एक्ट में जेल भेजने की कोशिश की, दूसरे बार अटेम्प्ट टू मर्डर का केस मेरे ऊपर लगाया। उस समय की मुझे कविता का एक याद आता है कि कविता ने एक बड़ा आई कैंप रखा था और मध्य प्रदेश से करीबन 40-50 पेशेंट्स आने वाले थे। मुझे खबर मिली कि शायद गवर्नमेंट मुझे अरेस्ट करेंगी झूठे केस में और फिर कैंप का कैसे होगा।
क्योंकि मैं अकेला ही पूरे एरिया में उस समय अकेला ही फिजिशियन था क्रिटिकल पेशेंट्स मैनेजमेंट के लिए। और यदि ड्यूरिंग सर्जरीज किसी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा, मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न था। तो मैंने कविता को आने के बाद बोला कि कविता शायद कैंप हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा या बाहर जाके कैंप करना पड़ेगा। कविता ने उसे आसानी से बोल दिया कि आशीष यदि हम कैंप पोस्टपोन करेंगे तो 30-40 पेशेंट की नज़र चली जाएंगी और उसमें से काफ़ी सारे ब्लाइंड्स हो जाएंगे, परमानेंट ब्लाइंड हो जाएंगे। यदि आपको अरेस्ट भी होती है तो आई विल मैनेज इट। उसने बहुत जल्दी से उसको मैनेज किया। तो अरेस्ट भी हुआ तो मुझे गांधी जी का कुछ लफ्ज़ याद आते हैं कि सच्चाई परेशान हो सकता है सच्चाई वाला, लेकिन पराजित कभी नहीं। और इससे दिमाग दे जाओ अपने को शांति। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने सोचा कि हम वहाँ काम करेंगे तो बहुत सारे लोग जुड़ के आए। यानी अगर तुम्हारी इच्छा रहती है कुछ अच्छा काम करने की तो सब जुड़ के आता है। जैसे कि वो ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत क्राइसिस है, तो सब ऐसे केरोसिन का छोटा ऐसा जो भट्टा बोलते हैं वो लगाते हैं और बहुत सारी बर्न इंजुरीज होती है। मैं आई सर्जन हूँ तो बाकी भी मैंने जो जनरल सर्जन में काम किया है, हाउस जॉब किया है, उसकी वजह से हमने सोचा कि बाकी भी फैसिलिटीज हम ट्राइबल्स को दे सकेंगे। तो ऐसी जो बर्न इंजुरीज हम देखते थे तो हमको लगता था कि कुछ तो भी इनके लिए करना चाहिए। तो जैसे ही हमारे मन में आया KHS सेवाग्राम से हमारे यहाँ हॉस्पिटल बंधा गया और उसका थिएटर भी हमने ऐसे मैनेज किया कि हम कैंप के टाइम 4-5 टेबल चला सके। तो जैसे ही हमारी विश थी, डॉक्टर साहब के जो प्लास्टिक सर्जन दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में वो जुड़ के आए, उनके साथ में एक हैंड ऑर्थोपेडिशियन भी जुड़ के आया, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी हम नहीं करते कि कहीं यहाँ दाग है यहाँ है वो मिटा लो तो सुंदर दिखे। ये जो बर्न इंजरी से जो हाथ वगैरह जो है पूरा ऐसे बॉक्सेस पीस जैसे हो जाता है या फिर गर्दन पूरी टूट जाती है तो लोग काम नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए रोजगार भी नहीं मिलता। तो उसके लिए जो है ये प्लास्टिक सर्जन्स जो आते हैं बाहर से पूरा ये अपना हैंड ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट का पूरा टीम लेके आते हैं। तो इतना ट्राइबल एरिया जहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज नहीं, ना कि प्रॉपर मेडिकल स्टोर, सर्जिकल स्टोर, कुछ भी नहीं, वहाँ पे हम लोग जब कैंप लेते हैं तब ऐसे लगता है सही में ऊपर वाले ने सब मैनेज किया। ये लोग पूरा हैंड के जो फिंगर से ये पूरा सेपरेट करेंगे, फिर ड्रिलिंग मशीन जो रहती है अपनी अपन दीवार पे खिले वगैरह मारने को जो लगाते हैं ना, उससे हैंड ड्रिल से वो पूरा तीनों इस पे थाइस पे वो छेद करके पूरा सेपरेट करेंगे, स्किन का थाई का ग्राफ्ट लगाएंगे और बहुत ही सुंदरता से वो स्प्लिंट्स तैयार करेंगे। एक ही नहीं, वो 2 स्प्लिंट तैयार करेंगे, क्योंकि पेशेंट जो है अगर एक आधी स्प्लिंट भूल जाता है या फिर अगर नहीं करता है तो 6 महीने उसको नहीं रहेगा और फिर से कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। इसके साथ में वो लोग ऑन्को सर्जन्स भी लाते हैं। नागपुर से भी बहुत सारी टीम जुड़ के आई है। हमारा बम्बई भी कुछ काम में कम नहीं है पीछे। बम्बई के बहुत सारे इंडिविजुअल डोनर्स थे। मुरारका साहब, आपसे भी मैं उम्मीद करूंगी कि इस कैंप में आप कंट्रीब्यूशन दें और आपको सबको जाहिर निमंत्रण देती हूँ कि एक बार जरूर विजिट कीजिए। मुंबई का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस सबके लिए। मुंबई में केयरिंग फ्रेंड्स नाम का ग्रुप है जिसमें रमेश अंकल और निमेश भाई तो बड़े सपोर्टर है, उनकी वजह से हम ये सारे कर पाए, इसलिए उनको भी धन्यवाद। एक चीज़ और मुझे भी डॉक्टर साहब ने बताई, ये प्लास्टिक सर्जरी में उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं जो घर से प्लास्टिक लेके आते हैं। और मैंने इनसे पूछा था अभी कि आप पेशेंट को ऑपरेशन से पहले बेहोश क्यों करते हैं, तो बोलते हैं बेहोश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पेशेंट लोग ऑपरेशन सीख लेते हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर आशीष सागर एंड डॉक्टर कविता सागर। Rekha ji, thank you. Raj ji, thank you so much for doing the honors. Thank you.